हेलो एवरीवन। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 के जो हमने एंगल सबटेंडेड थ्योरम को पढ़ा था और उसके बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। और आज क्या करेंगे हम, देखिए कुछ टॉपिक हमने पहले क्लियर कर देते कि हम क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो हमने ये पढ़ेंगे जो हम थ्योरम लिखे हुए करेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉमन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल, या फिर ये कह सकते हो एंगल मिड इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके, एक तो ये थ्योरम है। दूसरा हम पढ़ेंगे और दूसरा हम एक तरीके से देख लो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही ना एक स्पेशल केस होता है जिसे हम बोलते हैं, मतलब उसी से निकल के एक आ आता है, निकल कर एक थ्योरम बन जाता है जो कि है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हम इन दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे और साथ में ही इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। और इसके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे ना, वो न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगला वीडियो मेरे ख्याल से लास्ट वाला वीडियो होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम अपना क्लास 9th का 9th वाला लेक्चर, यानी कि आज 9वां लेक्चर है इस सर्कल का, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक तुम सीखते हो चले आए हो तो ये जान लीजिए कि इसके अगर एक लेक्चर और बचा, वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो सर्कल के तुमसे बने ना, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो सर्कल से तुमसे छूट जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है। ओके, देखते हैं। तो कह रहे कि द एंगल सबटेंडेड बाई कॉमन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। तो कहीं ना कहीं हमें एक सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक सर्कल बना दिया। ओके, कह रहे कि द एंगल सबटेंडेड बाय कॉमन आर्क। अच्छा, कॉमन आर्क मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये आर्क कहीं ना कहीं दो बार यूज किया होगा ना, सोचो ऐसे। कॉमन आर्क मतलब क्या? अगर ए हम बी रख लेते हैं नाम और ये ओ है, तो कॉमन आर्क कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें हम इन जो ये आर्क हम बनाए हैं ना ए बी, इस आर्क को हम दो बार यूज किए होंगे। ओ भाई मेरा आर्क मार्कर। ओके, तो कहीं ना कहीं हम इस जो ये आर्क हमारा है ना ए बी आर्क, इस आर्क को हम दो बार यूज किए होंगे। ओह अच्छा, हम ये एंगल कैसे बना लिया भाई? ये तो हम एंगल की कहीं बनाने की बात ही नहीं कही है। ओके, बस इतना ही है। बस हमने एक आर्क मान लिया ए बी है। देखो करके एंगल सबटेंडेड बाय कॉमन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर एक ही कॉमन आर्क से अगर हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए ना, उस पर अगर हम दो या दो से ज्यादा एंगल बनाते हैं, तो जो एंगल बनेंगे ना, ये एंगल का इक्वल होंगे। मतलब अगर इसको सी नाम दो, इसको डी नाम दो, तो कह रहा है कि अगर इसको एक्स दोगे तो ये इसका नाम भी एक्स होगा। ये हमें कह रहा, यानी कि अगर ये वाई है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? वाई होगा। बिल्कुल समझ रहे हो। अच्छा देखो, कभी कभी होता ना कि ये आर्क ना देकर के ना हमें कार्ड का देता है, तो थोड़ा सा सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा बताओ ये कार्ड कैसे बनता है? कार्ड किसी आर्क से ही तो मिलकर बनता है। अगर आर्क का जब तक हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिलेगा तो हम कार्ड कैसे बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं अगर चाहे आर्क कहे चाहे कार्ड कहे, यानी अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय कॉमन कार्ड हो सकता है, यानी आर्क की प्लेस पर कार्ड भी हो सकता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी और ये भी द एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये तो वो कह रहा है कि जब कार्ड बाय डिवाइड करेगा तो एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, तो इस सेम सेगमेंट नंबर सेम सेगमेंट में जितने एंगल बनेंगे ना, वो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कुल मिलाकर के हमें ये प्रूफ करना है कि अगर एक ही आर्क से इस कार्ड को हटा देते हैं, चाहे देखो चाहे कार्ड का होगे चाहे आर्क का होगे, बात एक ही है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए, इस थ्योरम के लिए बात एक है, क्योंकि हम कार्ड की बात करेंगे तो भी तो यही होगा। आखिर अगर हम कार्ड से बनाएंगे तो भी तो यही एंगल बनेगा जी। और अगर हम कार्ड को हटा करके एक ऐसे एक आर्क लिख दें तो इस आर्क से भी तो दो ही एंगल बनेंगे। ये मतलब यही दो एंगल बनेंगे ना, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही एंगल बने, इससे कम से कम हजारों एंगल बन सकते हैं। तो मतलब वो काउंटेबल नहीं कि कितने एंगल बन सकते हैं, हाँ, बट जितने एंगल बनेंगे उस सभी एंगल क्या, एंगल की जो क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी इक्वल होगी। तो इसको हमें ये प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है कि दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ? गिवन में मान लो एक सर्कल दिया हुआ जिसका सेंटर हो रेडियस आर मान लेते हैं। ओके, और एक आर्क भी दिया हुआ है, कॉमन आर्क लिख लो तो अच्छी बात होगी। कॉमन आर्क, कॉमन आर्क ए बी दिया हुआ है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? तो हम उसे लिखेंगे टू प्रूव
उसे हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। हमें ये इक्वल प्रूफ करना है, ए सी बी ए डी बी, हमें इसको इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो हमें एक छोटा सा इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी जो इसके पिछले जो थ्योरम पढ़ के आए हो ना, उस थ्योरम का हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा इसमें। तो अच्छा बताओ, जब ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो कहीं ना कहीं हमें एक सेंटर बनाना चाहिए। अज्यूम कर लो ये सेंटर इसका, ठीक है ना, तो हम इस सेंटर को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये ओ है। हमने क्या किया, इसको वाई हटाओ भी, इस वाई मत लिखो ये, हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, यानी कि ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। हमने ओ और बी को क्या कर दिया, देखो ए ओ और बी ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ज्वाइन किया, जब ओ सेंटर हमारा है तो ये एंगल, अब ध्यान से सोचो, ये ए ओ बी कौन सा एंगल है, एक आर्क से सेंटर पर बना एंगल है, एक आर्क से सेंटर पर बना एंगल है, और यही आर्क से, ये देखो ए सी बी क्या है, इसी आर्क से सर्कल पर जो बचा हुआ पार्ट है सर्कल का, उस पर बना एंगल है। और ए डी बी भी क्या है, ये भी तो इस एंगल, देखो ये सेंटर पर है, और ये भी तो इसी आर्क से बना हुआ एंगल है। मतलब ये जो तीनों एंगल बने हुए ना, वो तीनों एंगल एक ही आर्क से बने हुए हैं। हाँ, बट डिफर ये है कि ये दोनों एंगल सर्कल पर बने हुए हैं, और ये दोनों, ये इस सिंगल एंगल कहां बना हुआ है, सेंटर पर बना हुआ है। ओके, तो लिखेंगे अभी लिख लो ऐसे कि प्रूफ लिखते हैं। देखिए सबसे छोटा प्रूफ है ये, कुछ ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल लगते हैं इस बेस पर। तो ऐसे लिख ले कि सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle। देखो हम बार बार बोले ना, ये स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे ना, तो वहां भी जब हम ये वाला थ्योरम यूज करेंगे ना, तो वहां भी हम ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें लिखना पड़ेगा। सो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के। बोलो सही बात है कि नहीं बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि सेंटर पर बना एंगल सर्कल पर बने एंगल का 2 गुना होता है। तो ए ओ बी सेंटर वाला है, और 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी क्या है, ए सी बी सर्कल वाला है। सिमिलरली जो हमने ये लिखा है, जो हमने ये किया है, सिमिलरली हम इस वाले एंगल के लिए भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी देखो इसी आर्क से तो बना हुआ है। तो लिखेंगे सिमिलरली हम यहां लिखते हैं, सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। देखो ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। ओके, और अब हम इन 2 इक्वेशन से 2 चीज देख पा रहे हैं। मुझे बता दोनों के LHS इक्वल है कि नहीं है। देखो ए ओ बी लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों के जब LHS इक्वल है, तो दोनों के RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी। अब मुझे बताओ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। देखो यानी यहां प्रूफ हो गया ना। अब सोचो अगर ये तीसरा एंगल भी अगर यहां पर, अगर मान लो कि बाय डिफॉल्ट अगर तीसरा एंगल भी बना होता, तो भी तीसरा वाला एंगल भी क्या होता, इन दोनों एंगल के इक्वल होता। यानी कि तुम इनफाइनाइट एंगल बना लो यहां पर भी, तो इनफाइनाइट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो जो एंगल है ना, वो एंगल किससे बने हुए, एक कॉमन आर्क से ही बने हुए हैं। तो याद रखना कि अगर एक ही आर्क से
कई एंगल बने हुए ना, तो वो सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर एक ही कार्ड से, यानी कि एक सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने होते हैं वो सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये तो ही करेगा, एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बने होते हैं वो सभी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को नोट कर लो। फिर हम देखो ये थ्योरम एक बार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखो इसी के बेस पर हम ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो, फिर हम सॉल्व करते हैं वाला, ठीक है। तो 1 2 3 गो। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ना ऐसा समझ रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, उस बेस से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि एकदम जीरो से पढ़ाएंगे कि साइक्लिक होता क्या है। देखो पहली बात तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो एक सर्कल बनाओ, तो एक सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो कि चक्रीय, देखो इसे हिंदी में जानते क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में ना चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। अगर ध्यान से देखो ना तो ये हिंदी वाला में ना बहुत अच्छे से वर्ड क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। चक्रीय चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ना सर्कल को, जिसकी चारों वर्टेक्स, चारों कोने सर्कल को टच करती हूं, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, जिसके सभी वर्टेक्स सर्कल को टच करें, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यानी ए बी सी डी, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, है तो दिख ही रहा, क्योंकि चारों वर्टेक्स देखो सर्कल को टच करें। जब चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करेगी ना तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हालांकि ये क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है ना। और ये सभी के सभी क्या है, वर्टेक्स है। लेकिन याद रखना चाहिए, याद रखने वाली ये बात है कि चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करने चाहिए इंटरनली। ऐसा ना हो कि ये वर्टेक्स सर्कल को टच ही नहीं करे, सब थोड़ा सा एक बच गया, जैसे कि ये मान लो, देखो ये बिल्कुल नहीं, ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसका तो खुद जो लास्ट एक वर्टेक्स है ना, वो एक वर्टेक्स सर्कल को टच नहीं किया। तो कहने का ये मतलब है सिंपल कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को इंटरनली टच करते हैं, तब उस क्वाड्रिलेटरल को हम उस क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल नाम हो जाता है। वो नाम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक दो खास विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये कहीं लिख लो, फिर उसके बाद हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की भी प्रॉपर्टीज क्या बताते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बट हाउ, कैसे, देखो एक थ्योरम की तरह यूज कर लेते हैं, मतलब अच्छा थ्योरम एक तरह से स्टेटमेंट ही तो होता है जो कि हम प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम, ये थ्योरम क्या है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. The sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. How? कैसे सर ये 180 डिग्री होता है, यह 180 डिग्री। देखो पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम बनाते हैं। ओके, ये कोई साइक्लिक हमने क्वाड्रिलेटर बना दिया। ओके, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में क्या दिया हुआ है, सोचो हम गिवन में चीजें लिखना, गिवन में क्या दिया हुआ है। तो गिवन में पहले बताओ एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ मान लो, रेडियस आर मान लो। हालांकि में जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें एक लिख लो ऐसे कि सेंटर ओ है, रेडियस आर है। ओके, और ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो तो हमें क्या प्रूव करना है? द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम निकालना है। तो अपोजिट एंगल कौन कौन है? यानी एंगल ए प्लस ऑफ एंगल ए का अपोजिट कौन होता है? एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? देखो एंगल बी प्लस डी, हाँ एंगल बी प्लस एंगल डी कितना? ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो अपोजिट एंगल ही है। ओके, अब यहां लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ के पहले यहां पर भी छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खाली खाली फिगर लग रहा है ना, हमें कहीं पर भी एंगल सबटेंडेड थ्योरम का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। मतलब ना तो कॉमन कार्ड वाला, ना फिर कॉमन आर्क वाला, ना एंगल सबटेंडेड थ्योरम कोई भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। तो एक काम ये करते हैं ना कि हम पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों वर्टेक्स, चारों वर्टेक्स को मिला लेते हैं, यानी कि हम दोनों डायगोनल बना लेते हैं। दोनों डायगोनल बनाने का मतलब यह है कि अगर हम डी को बी से ज्वाइन कर दें एंड सिमिलरली हम सी को ए से ज्वाइन कर दें, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन ये किया कि ज्वाइन ए टू ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। ओके, अब मुझे बताओ, अब अगर हमने बताया था, ध्यान दो, तो हमने बताया था कि अगर चाहे एक आर्क लिखो चाहे कार्ड लिखो, बात तो सेम है। तो देखो ये अगर ध्यान से देखो तो इस ए बी आर्क से कौन कौन एंगल बने हुए हैं? इस ए बी आर्क से एक एंगल ये बना हुआ है और एक एंगल ये बना हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखो, देखो एक एंगल ऐसे बना हुआ है और एक एंगल ऐसे बना हुआ है, तो दो एंगल बने हुए ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो सवार लिखेंगे, प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में लिखेंगे कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मुझे बताओ एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके? ए डी बी इक्वल होगा ए सी बी के। एंगल ए सी बी के क्यों इक्वल होगा? एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट, एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट, एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मतलब किसी सर्कल के एंगल में किसी सर्कल में जो एंगल बना हुआ, एंगल क्या सेम सेगमेंट से बना हुआ है ना, सेम सेगमेंट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो गया। अभी जस्ट हमने इसके पहले थ्योरम पढ़ा हुआ है। ओके, और अगर देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस ए बी को कार्ड, ए बी अगर कॉमन कार्ड यूज करें, ये वाला ए डी को अगर हम क्या करें, कॉमन कार्ड की तरह यूज करें। अच्छा देखो, इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हमने ये लिखना ए डी बी इक्वल है ए सी बी के ना, तो यहां पर एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, या फिर ये लिख सकते हो कि कॉमन कार्ड ए बी। देखो एंगल मेड बाई कॉमन कार्ड ए बी, यानी कि इसका तुम एक और रीजन लिख सकते हो कि एंगल मेड बाई सेम सेगमेंट, एंगल मेड बाई सेम सेगमेंट बाई कॉमन कार्ड ए बी। देखो ए बी एक कॉमन कार्ड है ना, ए बी एक ऐसी कार्ड जो क्या है, जो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो ए बी कॉमन कार्ड से दो एंगल बने हुए ना, तो चाहे ये रीजन लिखो चाहे ये रीजन लिखो, दोनों रीजन सही है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब देखो, अगर हम इस वाले कार्ड को यूज करते हैं, इस वाले कार्ड को, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगर y है तो ये भी कितना होगा? y होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। ये y है तो भी कितना होगा? y होगा। ओके, लिखेंगे एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल किसके? डी बी ए के। बट वाई सर? सेम वही रीजन। देखो एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये लिख लेना पर अच्छे से। मतलब ये सिमिलरली ऐसे लिखो, ऐसे ये जो ऊपर हमने लिखा ना, सेम वही चीज हमें नीचे लिखना है कि एंगल मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एंगल बी सी ए कितना हो गया? अच्छा, इसको हमने एक लेट नहीं किया, वहां पर हमने लेट एक्स माना था ना, तो इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए डी बी
इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स हमने मान लिया। और सिमिलरली यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लो लेट, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी बी ए इक्वल वाई। अगर नहीं भी दिख रहा तो देखो हमने यही ऊपर वाला चीज लिखा डी सी ए डी बी ए, हम दोनों को इक्वल किया और दोनों को हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को वाई के इक्वल लेट कर लिया वहां। ओके, अब अगर ध्यान से एक बार और देखो, अगर हम डीसी कॉमन कार्ड यूज करते हैं, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिख देना चाह रहा है ना, कॉमन कार्ड डीसी। यहां पर कॉमन कार्ड हमने क्या एडी यूज किया ना, तो यहां लिख लेते हैं कॉमन कार्ड। कॉमन कार्ड क्या है, एडी। कॉमन कार्ड हमने यहां पर एडी यूज किया। और यहां पर अगर हम डीसी को कॉमन कार्ड की तरह ज्यूम करें तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल देखो, एक एंगल ये और एक एंगल ये, यानी ये बन रहा है। सोचो सोचो, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, डी ए सी। एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल किसके, और डी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी और डी बी सी। ओके, क्यों, इसमें भी क्या है कॉमन कार्ड, इसमें भी कॉमन कार्ड हमने क्या यूज किया, कॉमन कार्ड हमने डी सी यहां पर यूज किया, ठीक है ना। तो अब हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू वाई, नहीं जेड हमने वाई तो लेट कर लिया, इसको हमने जेड रिलेट करेंगे। ओके, अब सिमिलरली एक बचा हुआ ना, तो एक अगर हम ये कॉमन कार्ड यूज करते हैं तो देखो दो, इस यहां पर भी दो एंगल बनेंगे। वो दो एंगल कौन कौन है, देखो इससे एक एंगल ये बना हुआ है ये, और इससे एक एंगल ये बना हुआ। अगर इसका नाम हम ए लिखते हैं तो ये भी कितना होगा, ए होगा। ओके, समझ पा रहे हो ना। ओके, लिखेंगे यहां पर एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। बट वाई, क्यों, यहां पर भी सेम रीजन, कॉमन कॉर्ड, लेकिन यहां पर कॉर्ड थोड़ा बदल जा रहा है ना। यहां पर कॉमन कॉर्ड क्या, सी बी, कॉमन कॉर्ड सी बी। ओके, और तो हमने इसको क्या लेट कर लिया है, लेट एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल सी ए बी, और ये भी किसके इक्वल है, ए के हमने माना ना, ये ए का हमने इक्वल माना। ओके, अब ऐसा करने से देखो हमें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों के चारों एंगल मिल गए। हालांकि चारों के चार वेरिएबल है, लेकिन हमें मिल तो गए ना, चारों वेरिएबल अलग अलग हैं लेकिन हमें चारों के चारों मिल गए, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं, कहीं भी मिटाना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके ना इतना नोट कर लो, फिर मिटाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से सिर्फ क्वेश्चन को मिटाते हैं, ऊपर से जो थ्योरम और गिवन दिया हुआ। ओके, इतने में मेरी काम चल जाएगा मेरा। देखिए क्या करेंगे, अब लिखो ना इन क्वाड्रिलेटरल, देखो अब इसको साइक्लिक भूल जाओ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक काम करते हैं ना, सभी एंगल को सम कर लो, लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360। क्यों होगा ऐसा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एस्पॉक बोलते हैं इसे, एस्पॉक का रूल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये अपने मतलब आप लोग ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एंगल ए सोचो कितना, वहां से देखो एंगल ए बताओ कितना है, एंगल ए प्लस जेड है ना। ओके, तो ए प्लस स्मॉल जेड प्लस एंगल बी कितना, एंगल बी वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड प्लस एंगल सी कितना है, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स प्लस एंगल डी कितना है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 360। हाँ 360। अब अगर गौर से देखो ना तो ये दो बार जो वेरिएबल है ना, दो बार के मल्टीपल में आ रही है। देखो a प्लस ए कितना हो गया, 2a। ओके, z प्लस जेड यानी कि 2z प्लस y प्लस एक y गड़बड़ा गया, हाँ है तो y प्लस y कितना हो गया, 2y प्लस x प्लस x यानी कि 2x इक्वल टू 360। सो 2 हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 360, यानी a प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी a प्लस, अब देखो यहाँ कोई समझाने वाली बात तो है नहीं भाई, 2 यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना,
ए प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तक हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, थोड़ा एक बार एक स्टेप और रुक जाओ। अब देखो यहां पे 4 वेरिएबल है ना, और अगर देखो तो अपोजिट एंगल में भी 4 वेरिएबल है, ए जेड वाई एक्स। तो हम किसको, अच्छा बताओ, अगर हम ए और जेड को एक साथ कर लें, सोचो, अगर ध्यान से सोचो तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ए जेड और वाई एक्स को। क्या ए प्लस जेड को हम एंगल ए नहीं बोल सकते हैं? देखो एंगल ए प्लस एंगल जेड, यानी कि अगर हम दोनों को सम कर लें ए और जेड को, तो क्या हम इसको टोटल एंगल ए नहीं बोल सकते? बिल्कुल, प्लस। और अगर हम बात करें y प्लस जेड, वाई प्लस एक्स, और y प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सी, एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। सही है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये सब नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। और इसके बाद देखिए ये वाला, और ये देखिए जैसे ये हमने किया सिमिलरली, देखो वहां से यहां से यहां नोट करना, ठीक है। सिमिलरली एक बात बताओ, जैसे मैंने यहां पर किया तो उसी तरह ए प्लस जेड को क्या, जैसे ही हमने सेट किया उसी तरीके से इसको थोड़ा और सेट करते, यानी कि ए प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स था इक्वल 180। हमने ऐसा करने, हमने इसको ऐसा इसलिए सेट किया ताकि ए प्लस सी इक्वल हो जाए, ए प्लस सी इक्वल 180। और हमें अगर डी और बी को सेट करना है ना, तो हम एक काम करते हैं, हमें ए को किसके पास लाना होगा, ए को हमें एक्स के पास लाना होगा ना, तो हम लिखेंगे ए प्लस एक्स, लिखेंगे ए प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब मुझे बताओ ए प्लस एक्स और वाई प्लस जेड क्या होंगे? ए प्लस एक्स, यहां से देखो ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एंगल डी। सिमिलरली जेड प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं ना, देखो अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। यानी अच्छा देखो ये भी स्टेटमेंट कभी कभी आता है कि अपोजिट एंगल प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं ना, देखो जैसे हमने यहां प्रूफ किया एकदम बिल्कुल सिमिलर, अच्छा था कॉन्सेप्ट, हमने अच्छा यूज किया था और अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है ना। तो इसको भी नोट करो। और हम इसके एक स्पेशल केस के बारे में बताते हैं कि स्पेशल केस क्या है। हालांकि वो स्पेशल केस कुछ नहीं है, जैसे हम ट्रायंगल में हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, वैसे सेम इसमें भी है। तो इसको नोट करो, फिर हम इससे समझा देते हैं कि वो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है ना। तो इसको नोट करो फिर मिटाते हैं। तो 1 2 3 स्टार्ट। देखो एक तरीके से ना हम जो ट्रायंगल का सर्कल का जो थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट लगभग ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस इसके बाद कोई थ्योरम नहीं बचे हुए। अब कहोगे सर बुक में तो भारी भर भर के थ्योरम दिए हुए हैं, तो वो थ्योरम सिर्फ जानते हो बकवास वाले हैं, कुछ नहीं है। बस एक ही थ्योरम को बार बार वो कन्वर्स करके थ्योरम प्रूफ करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी थ्योरम हमने बताया सभी थ्योरम को अच्छे से पढ़ लो और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। तो ऐसा है नहीं कि तुमसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उतने ही जितने हमने बताया ना वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, और वही एक्चुअल में एग्जाम में आते भी हैं। और उन्हीं थ्योरम से ही जो थ्योरम हमने नहीं बताया ना, जो बुक में दिए हुए फालतू वाले थ्योरम, वो थ्योरम एक्चुअल में उन्हीं से बने हुए हैं। तो हालांकि वो बताने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी क्या होता है, एक देखो लिख ही लेते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बना लेते पहले। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी एक साइड को तुम आगे बढ़ा दो, तो ए बी सी डी, ओके, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। देखो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ना, वो कहते हैं कि अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के किसी एक साइड को हम आगे बढ़ा देते हैं, मान लो इसको हमने डी पी तक बढ़ा दिया, तो कहता है कि जो सी पी बी जो एक्सटीरियर एंगल बना है ना, ये एक्सटीरियर एंगल अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके अपने एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होता है।
जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, यानी इसके इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल होता है। कहोगे सर कैसे होता है? देख लो अभी, ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। कैसे? थोड़ा हम शॉर्टकट में समझा देते हुए, अभी इसके पहले हमने जस्ट प्रूफ किया है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो एंगल बी, अच्छा बी का मतलब क्या है? यानी अंदर वाला होगा ना, इंटीरियर वाला एंगल, यानी एंगल डी। देखो एंगल डी को भी अच्छे से लिखो तो ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। अभी हमने 180 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अभी हमने जस्ट इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा है कि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। ओके, इन दोनों को ऐसा लॉक कर दो, यहीं पे ऐसा लॉक करो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो। तुम अच्छे से लिख लेना, हम समझा दे रहे, ठीक है ना? ओके, अब बताओ ये क्या ए पी बी एक लाइन है कि नहीं? सच दैट ए बी पी इज अ लाइन। बोलो ए बी पी एक लाइन है कि नहीं? ए बी पी एक लाइन है। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा? दोनों एंगल का सम 180 होगा। ओके, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इक्वल 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ओके, सो अब एक काम करते हैं ना, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल 180 डिग्री, इसको ना इक्वेशन सेकंड नाम देकर छोड़ दो। अब अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क अच्छा फर्क है क्या? फर्क कुछ नहीं है, बस हमें सेम चीज देखना कि इन दोनों में सिमिलर चीज क्या? सिमिलर चीज ये है कि दोनों के आर्चेस क्या इक्वल है। अगर दोनों के आर्चेस इक्वल है तो दोनों के एलएचएस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों के से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो दोनों के एलएचएस क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस ऑफ एंगल पी बी सी। अब यहां से देख पा रहे हो तो एंगल ए बी सी से एंगल ए बी सी क्या हो गया? स्वाहा, कट गया। तो बचा क्या? एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल पी बी सी। क्या ये वही प्रॉपर्टी नहीं है जो हम यहां पर दिखा रहे हैं? देखो ए डी सी इक्वल टू है पी बी सी, पी बी सी, यानी ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना? तो यहां पर सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट लगभग खत्म होते हैं, और इसका जस्ट अगला वाला वीडियो जो होगा ना वो सर्कल के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, यानी जितने भी छोटे न्यूमेरिकल हैं, छोटे हुए न्यूमेरिकल हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। यानी कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बेस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को अपने अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।